नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है हम कह सकते हैं, चाहे आपका आने वाला पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे आपका आने वाला हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर आप एचएएस जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ द नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2024-25? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर 1 अगर आप उठाकर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। इंडिया की जीडीपी पूछी गई कि कितनी है एस्टिमेटेड, इंडिया की ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड पूछी गई पेपर्स 1 में। तो ये क्वेश्चन अभी एक डाटा आया है एनएसओ का, जिसको जो है वो नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसका एक डाटा आया है और उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो 2024-25 के लिए ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में, वो की गई है 6.4%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है वो 6.4% 2024-25 में की गई है। इससे पहले ये 8.2% जो था वो हुआ करती थी। पहले 8.2% हुआ करती थी, अब जो है ये 6.4% जो है देखने को मिली है। तो इसमें जो है वो काफ़ी फॉल जो है वो देखने को मिला है। लगभग यहाँ पर जो है हमें 1.8% का फॉल जो है वो देखने को मिला है इफ़ कंपेयर विद प्रीवियस ईयर। और आपने ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा 3.8%, जो कि पहले लास्ट ईयर 1.4% एक्सपेक्टेशन उसकी थी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस हो गया और अदर सर्विसेज हो गया, इनमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिला है 9.1% फ्रॉम 7.8%। तो इसमें इंक्रीज देखने को मिला है इफ़ कंपेयर विद 2023-24। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें जीवीए ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्ट की गई है 9.9% 2023-24 में, परंतु इस साल यहाँ पर फॉल देखने को मिला 5.3% इस साल एक्सपेक्ट की गई। और माइनिंग और क्वेरिंग में भी जो है वो हमें राइज देखने को मिला 2.9% फ्रॉम 7.1% प्रीवियस ईयर के साथ अगर कंपेयर करते हैं। तो ये सारा डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, परंतु इनमें से भी अगर आपको कोई सिलेक्टेड ही डाटा अगर ध्यान रखना हो तो आप 6.4% ध्यान रखेंगे, साथ में 8.4% जो है वो ध्यान रख लेंगे और इनका डिफरेंस भी ध्यान रख लेंगे। अब डिपेंड पेपर सेट करने वाले पर करता है कि वो किस तरह से क्वेश्चन को जो है वो डिज़ाइन करता है, क्योंकि पेपर को जो डिज़ाइन करता है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इजीली जो है वो क्वेश्चन को वो एक्सप्लेन कर दे। वो कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कहीं ना कहीं पर ज़रूर करता है, परंतु फिर भी डाटा पता होगा तो आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। बोलते हैं इसरो के नए चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया है। तो इसरो के नए चेयरमैन जो हैं वो अभी बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वी नारायणन जो है वो इसरो के नए चेयरमैन जो है वो बनाए गए हैं। अब इससे पहले जो इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे वो एस सोमनाथ जो था वो हुआ करते थे। अब एस सोमनाथ का स्थान जो है वो लेंगे डॉक्टर वी नारायणन। और ये जो है वो इसरो के चेयरमैन तो बनाए ही गए हैं, साथ में ये न्यू स्पेस सेक्रेटरी भी जो है वो बनाए गए हैं। और इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। ठीक है जी। और साथ में ध्यान रखना है कि अभी जो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसके पेपर 1 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसके एग्जाम में उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो इसरो की स्थापना जो था वो 1969 में जो था वो की गई थी। अगर एग्जैक्टली बात करें तो 15 अगस्त 1969 को जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और साथ में ही अभी तो स्पेस की जब बात हो रही है तो स्पेस डे भी हमने मनाना स्टार्ट कर दिया है। स्पेस डे जो है वो इंडिया कब मनाता है? नेशनल स्पेस डे जिसको हम बोलते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये जो है वो जब चंद्रयान 3 जो था वो सक्सेसफुली लैंड किया था, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल स्पेस डे जो है वो बनाते हैं। और नेशनल स्पेस डे चंद्रयान 3 कब लैंड किया, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? ये अगस्त महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी। अगस्त महीने की 23 तारीख को ये नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया जाता है। तो इतना यहाँ से भी क्लियर हो गया आपका कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो के जो नए चेयरमैन बने हैं। ये तो स्टार लाइनर क्वेश्चन है, ये भी इसरो के नए चेयरमैन किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। और जब तक अगले चेयरमैन इसके नहीं बन जाते तब तक ये क्वेश्चन वैलिड रहेगा ही रहेगा। तो आपके नोट्स में ये पहली ही लाइन में क्वेश्चन होना चाहिए। साथ में इसरो की स्थापना, नेशनल स्पेस डे जो मैंने बताया वो एक साथ लिख कर रखें, कभी नहीं भूलेगा फिर आपको। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली इन जन 2025 विच कंट्री हैज़
हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर। तो बोलते हैं जनवरी 2025 में, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो ब्रिक्स को जो है वो बोलते हैं किसने जो है वो पूर्ण सदस्य के रूप में जो है वो ज्वाइन किया है। तो फुल टाइम मेंबर जो है वो ब्रिक्स का एक और बन गया है। और ब्रिक्स का जो फुल टाइम मेंबर नया मेंबर एक बना है वो कौन बना है? वो बना है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ब्रिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं, ब्रिक्स इस तरह से लिखते हैं, बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना, एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। परंतु अभी एक और यहाँ पर नाम जो है वो जुड़ गया है, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने जो है वो ब्रिक्स को ऑफिशियली जो है वो अभी ज्वाइन कर लिया है। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है। अब एग्जैक्टली डेट पूछी जाए तो 6 जनवरी को इसने ज्वाइन किया, 6 जनवरी 2025 को इसने ऑफिशियली जो था वो इसको ज्वाइन कर लिया। इससे पहले 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स में 4 नए मेंबर जो था वो जुड़े थे। तो उनका क्वेश्चन पूछा गया था, वो एक इथोपिया जुड़ा था, एक ईरान जुड़ा था, एक यूएई जुड़ा था और एक इजिप्ट जुड़ा था। तो ये 4 कंट्री जुड़ी थी। अभी एक और नई कंट्री जुड़ी है। तो पहले 5 हुआ करती थी, फिर 4 यहाँ पर आकर जुड़ी, अभी 1 जुड़ गई। तो टोटल 10 कंट्री जो है वो ब्रिक्स की मेंबर जो है वो अभी हो चुकी हैं। 2024 का भी आपको पता चल गया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, ये 4 कंट्रीज 2024 में जुड़ी थी जनवरी 2024 में। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया एक इसका ऑफिशियली मेंबर बनता है और 10 कंट्रीज टोटल इसकी हो जाती हैं। ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं कि ये जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना की कब गई थी? पहले ये ना ब्रिक हुआ करता था, BRIC हुआ करता था, इनके साउथ अफ्रीका इसमें नहीं हुआ करता था। जब ब्रिक हुआ करता था 2006 में ये किया गया था। जब एस इसमें जोड़ दिया गया था 2010 में, ये ब्रिक्स जो था वो पूरी तरह से बन गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के संघाई में जो है वो आता है। चाइना के संघाई में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आता है। तो ये सब यहाँ से नोट करना था। अभी हम ब्रिक्स की बैठक की बात करें कि ब्रिक्स की बैठक 2024 में हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी रशिया के कजान में। रशिया के कजान में ब्रिक्स की बैठक जो था वो हुई थी 2024 में। तो ये ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन एचएस में भी पूछा जा चुका है अभी तक, और आगे जाकर किसी और फॉर्म में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखना, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चारों तरफ से आपके डाउट जो हैं वो क्लियर रहने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इज होस्टेड बाय विच स्टेट। तो बोलते हैं 74th नंबर की जो सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है वो किस राज्य द्वारा आयोजित की जाएगी होगा यहाँ पर की जाएगी। तो ये गुजरात राज्य के द्वारा जो है वो होस्ट की जाएगी। खेलों की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले का जो एडिशन था P10 जिसको हमने बोला, अभी तो P11 हुआ डिस्कस। तो इससे पहले हमने ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पढ़ा था, 4 लोगों को दिया गया। हमने जो था वो अर्जुन अवार्ड पढ़ा था, 32 लोगों को जो था वो दिया गया। यानी कि एथलीट जो है, खिलाड़ी जो है उनको ये दिया गया 32 को। हमने द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ा था। वो सारे अवार्ड मैंने पढ़े थे और उनका जो PDF था वो मैंने टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर कर दिया था, ताकि आप नोट्स जो है वो अपने अपडेट वहाँ से कर सकें। वो सारा का सारा डाटा इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से तो इतना ही ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। तो बोलते हैं कि ये जो 18वें नंबर की प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होने जा रहा है 2025 में, इसकी मेजबानी कौन सा शहर जो है वो करेगा? तो अभी जो है वो 18th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस देखेंगे आप, और ये जो है वो भुवनेश्वरम में, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वरम उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा स्टेट इसको होस्ट करेगा। सिटी जो है भुवनेश्वरम है जो इसको होस्ट जो है वो करेगी। 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस। अब प्रवासी भारतीय दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब ये मनाया जाता है, क्यों ये मनाया जाता है, वो सारी बातें जानेंगे। पहले तो याद रखिए कि 9 जनवरी को जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। अभी जो इस साल 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है उसके जो चीफ गेस्ट होंगे उनका नाम ध्यान रखना, HE क्रिस्टेने कार्ला कंगालो। ये प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड टोबैगो की। ये कंट्री है रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड टोबैगो। ये एक रिपब्लिक है। इसकी जो है ये प्रेसिडेंट हैं और ये जो है वो चीफ गेस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं इस साल के लिए। ये शायद वर्चुअल वे में ही जो है वो इसको अटेंड करेंगी। और अगर हम बात करते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर किसको दिया जाएगा, तो गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो डॉक्टर देव प्रगात को दिया जाएगा। ये CEO हैं न्यूज़ वीक के। तो ये न्यूज़ वीक के CEO हैं जिनको गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस वाले दिन। अब 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस होने जा रहा है उसकी जो थीम है वो क्या है?
होस्ट तो भुवनेश्वरम करेगा, परंतु जो थीम है उसकी वो है डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। डायस्पोरा का जो कंट्रीब्यूशन रहता है विकसित भारत में, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करने के लिए या फिर उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है ये किया जाता है। विकसित भारत का जो सपना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देखा गया है और 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की जो है वो बात कही गई है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है, तो ये 9 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। 2003 से जो है ये 9 जनवरी को प्रत्येक साल जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 9 जनवरी को जो है वो क्यों चूज़ किया गया कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, तो 9 जनवरी को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो था वो इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो 1915 को महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, और इसलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। और उसके बाद ही जब 1915 में गांधी जी यहाँ पर आए थे, उसके बाद ही जो फ्रीडम का स्ट्रगल उनका हुआ था, भारत को आज़ादी मिलती है, वो सारा कंट्रीब्यूशन उनका हमें देखने को मिलता है। और महात्मा गांधी जी के बाद आपने ध्यान रखना है कि 2003 से तो ये मनाया जा रहा है, परंतु 2015 से इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। 2015 से ये कहा गया कि ये जो है ना वो 2 साल में एक बार जो है वो अच्छे से मनाया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस का फॉर्मेट चेंज किया गया, ये रिवाइज किया गया यूं कहें, और प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो वंस एवरी 2 ईयर जो है वो मनाया जाता है, यानी कि 2 सालों में इसको एक बार जो है वो धूमधाम से मनाते हैं। तो इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 2 सालों में कोई चीज़ अगर धूमधाम से एक दिन जो है वो मनाई जा रही है तो उसका जो भी कंटेंट बनेगा, जो भी उसके चीफ गेस्ट होंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो रहते हैं। अच्छा, गांधी जी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे, और एक बार ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। वो कौन सा ईयर था वो आप कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर इंडियन नेशनल हिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी, और ईयर बताना है, साथ में वो सेशन कहाँ पर हुआ था वो भी बताना है जो गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट थे। बहुत बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एचएस का एग्जाम क्यों ना हो गया, आप एक अच्छी शेप अपनी स्टडी को देना चाहते हैं टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करके, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन आप कर सकते हैं। स्लॉट 1 में खुद को रजिस्टर कर लीजिए और काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पर अभी चला हुआ है। तो अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं और एक अच्छी शेप भी देना चाहते हैं तो अच्छा टाइम भी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उनके लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे, आप खुद को वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं जाकर। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड फॉर रियल टाइम पुलिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अभी देखो, पुलिस की जो है वो रियल टाइम एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें पुलिस, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी क्या होता है, अगर कोई भी क्रिमिनल है वो इंडिया में क्राइम करता है, फिर भाग जाता है, वो कहाँ जाकर फॉरेन में चला जाता है किसी कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसकी कस्टडी लेने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है डाटा शेयर करने में, इंटरपोल के साथ कैसे क्या किया जाए वो मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें। तो अब इसके लिए एक जो है वो पोर्टल लॉन्च किया गया है, रियल टाइम पुलिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग पोर्टल, जिसको नाम दिया गया है भारत पोर्टल। भारत पोल पोर्टल उसको नाम दिया गया है, भारत पोल पोर्टल करके उसको नाम दिया गया है। और ये जो है वो लॉन्च किया गया है सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि अच्छे से जो है वो जो भी क्रिमिनल यहाँ से भागते हैं क्राइम कर उनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा सके और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकें इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये इस तरह का पोर्टल रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये पोर्टल बनाया गया है, भारत पोल पोर्टल कर एग्जैक्टली सीबीआई ने जो है वो इसको बनाया है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इनके आंसर होते हैं। तो भारत पोल पोर्टल ये ध्यान रखना है। यहाँ से अगर इतना क्लियर कर लिया तो काफ़ी है वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो बोलते हैं हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो घोषित किया गया है, और वो किसको किया गया है, वो किया गया है हनोई को। हनोई ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हनोई को मोस्ट पॉल्यूटेड शहर जो है वो घोषित किया गया है। ये पड़ता कहाँ पर है, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और इसको मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो घोषित किया गया है।
अगर हम वियतनाम में बात करते हैं कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कितना है, तो यहाँ पर जो PM2.5 मेज़र किया गया वो किया गया 266 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये बहुत ज़्यादा है और ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो अभी है वियतनाम के द्वारा। वैसे वियतनाम की जो सिटी है हनोई, यहाँ पर एक टारगेट रखा गया है कि एटलीस्ट 50% बसेस और 100% टैक्सी को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में जो है वो कन्वर्ट करना है, और ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो है वो हनोई ये करेगा। एक कदम उठाने की बात जो है वो कही गई है, परंतु खैर ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। इतना इम्पोर्टेंट जो है बात वो क्या है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो वो हनोई जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा इसको मिला। हनोई वियतनाम की कैपिटल है। एक क्वेश्चन ये बन गया। वियतनाम की जो करेंसी आती है वो क्या आती है, तो वियतनामी डोंग करके यहाँ की करेंसी जो है वो आती है। वियतनामी डोंग करके आपने यहाँ की करेंसी भी ध्यान रखनी है। करेंसी भी कई बार कंट्रीज की एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलते हैं रिसेंटली यूएस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवॉर्डेड टू हाउ मैनी पीपल। तो यूएस का अभी जो है वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो दिया गया है, वो कितने लोगों को जो है वो दिया गया है अभी हाल फिलहाल में, तो वो अभी हाल फिलहाल में जो है वो दिया गया है लगभग 19 के करीब लोगों को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूएस के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो बाइडन, और जो बाइडन के द्वारा जो है वो दिया गया है। वैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बस अभी उनके पास चार्ज वगैरह आ जाएगा तो फुली वो जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, परंतु ये तय है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ही जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो अगले होंगे। अब ये 19 लोगों को जो है वो यूएस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। क्या यहाँ पर कोई नाम याद रखने लायक है, तो बिल्कुल है यहाँ पर कुछ नाम जिनको आपको याद रखना चाहिए। यूएस की फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी हिलैरी क्लिंटन, तो एक हिलैरी क्लिंटन को ये दिया गया है। जो फुटबॉल के सुपरस्टार हैं लियोन मैसी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। एक फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जॉर्ज सोरस, उनको जो है ये दिया गया है, और एक एक्टर हैं डेंजल उनको भी दिया गया है। तो ये 2-3 नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। एक हिलैरी क्लिंटन का हो गया, लियोन मैसी का हो गया, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, एक एक्टर थे, एक उनके नाम हो गए। फिलेंथ्रोपिस्ट थे जॉर्ज सोरस, उनका नाम ध्यान रखना, यहाँ पर लिख भी देते हैं चाहे जॉर्ज सोरस का नाम। और इनके अलावा जो एक्टर है डेंजल, इनका नाम ध्यान रखना है, डेंजल वॉशिंगटन इनका नाम है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है अमेरिका के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, उसके लिए जो है वो उनको ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हमेशा क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करता ही करता है। खासकर जब बात पेपर 1 की होती है तो वो टफ करने की कोशिश करता है, और इस तरह के नाम वहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। अब इस तरह के नाम अगर आपने पढ़े होंगे तो एटलीस्ट आंसर तो कर ही पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो इतना आपने ध्यान रखना है यहाँ से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन दिल्ली। तो दिल्ली में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और दिल्ली में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उससे पहले ही आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा की सीट्स जो हैं वो कितनी आती हैं। तो दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। दिल्ली में जो है वो 5 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होंगे, और 8 फरवरी को जो है वो वोटों की गिनती की जाएगी, तो इसलिए ये चर्चा में आया। और दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा की सीट्स आती हैं 70। दिल्ली एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। तो यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी देखने को मिलती है, राज्यसभा भी देखने को मिलती है। तो लोकसभा से कितने सदस्य हैं, राज्यसभा से कितने सदस्य हैं, वो भी पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोकसभा की सीट्स की बात करते हैं तो 7 सीटें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो 3 राज्यसभा की सीटें जो है वो हमारे पास यहाँ पर आती हैं दिल्ली में। अगर हम बात विधानसभा की कर रहे हैं तो वो तो 70 सीट्स यहाँ पर आती हैं जिनके ऊपर इलेक्शन जो है वो होंगे। इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे तो उन इलेक्शंस में 2020 में वो इलेक्शंस हुए थे, और उनमें लगभग मोर देन 60, शायद 62 सीटें ऐसी थी जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो था वो जीती गई थी। अभी इस बार के इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं यहाँ पर। हम ना बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्शंस की, तो इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, वो जम्मू कश्मीर में जो था वो इलेक्शन हुए थे। जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पर कितनी सीट्स पर इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे कितनी सीट्स पर हुए थे, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो था वो किसको बनाया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है पेपर 1 में पॉइंट टू पॉइंट। तो जम्मू कश्मीर में जो था वो 90 विधानसभा की सीट्स आती हैं जिनके ऊपर इलेक्शन हुए थे, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था, वो ओमर अब्दुल्ला को जो था वो बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, वो मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो पहले जो है वो यहाँ पर
आर्टिकल 360 धारा 370 जो था वो हुआ करती थी, उसको जो था वो ख़त्म कर दिया गया। फिर पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन जो है वो एक हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को जो है वो बनाया गया था। तो उसके बाद पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हुए, कितनी सीट्स पर हुए वो भी पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ पछवाड़ा सेंट्रल कोल माइन इन स्टेट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं भारत में पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान के स्थान वाले राज्य की पहचान कीजिए। तो ये कहाँ पर है पछवाड़ा सेंट्रल कोल माइन? ये प्रीवियस पेपर 1 का ही क्वेश्चन है, रिवीजन है आपका यहाँ से। पछवाड़ा जो केंद्रीय कोयला खदान आती है वो झारखंड स्टेट में जो है वो आती है। तो झारखंड ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। तो जब भी कोयले की खदानों की बात की जाती है तो एक कोरबा कोयले की खदान है, वो पूछा जाता है कि कहाँ पर है। तो कोरबा कोयले की खदान जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है वो आती है, छत्तीसगढ़ में ये आती है। झारखंड में अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो है कोल की माइंस आती हैं, तो झारखंड में जो है वो एक झारिया कोल माइन आती है, झारखंड में धनबाद कोयल माइन आती है, एक बोकारो कोयल माइन यहाँ पर आती है, और एक जो है हमने आज पढ़ ली झारखंड की पछवाड़ा कोल माइन, ये आपने ध्यान रखनी थी। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक कोरबा कोल की माइन मैंने आपको बताई, एक विश्रामपुर कोयले की खान यहाँ पर आती है, एक सोनहट कोयले की खदान यहाँ पर जो है वो आती है। रानीगंज कोल माइन कहाँ पर है? रानीगंज भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। रानीगंज कहाँ पर आती है? रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में जो है वो आती है, वेस्ट बंगाल स्टेट में जो है ये आती है। और वेस्ट बंगाल में जो है वो एक डार्लिंग कोट जो है वो भी आती है कोयले की खदान, तो डार्लिंग कोट भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में भी कुछ कोयले की खदानें आती हैं, जैसे कि सिंगरौली कोयल माइन यहाँ पर आती है, सतपुड़ा कोयल माइन यहाँ पर आती है, और सुहागपुर कोयल माइन यहाँ पर आती है, जोहिला कोयल माइन वहाँ पर जो है वो आती है। तो ये बेसिक सी कोल की खदानें हैं जो मैंने आपको बता दी, और इनको याद रखना कि कहाँ कहाँ पर जो है ये स्थित हैं। खासकर ये कोयले की खदानें कौन कौन से स्टेट में स्थित हैं, ये बेसिक एक जियोग्राफी का क्वेश्चन जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर लगभग जो है वो 36,000 के करीब हमारे साथ एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कमेंट करके आपको बताना है वो मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलते हैं हाउ मैनी प्लेयर्स ऑनर्ड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड दिए गए हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 के लिए अनाउंस किए गए हैं, अभी दिए 2025 में ये जाएंगे। अब ये कितने लोगों को दिए गए हैं शायद वो आपको पता होगा अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी है, परंतु उनके नेम आपको कमेंट करके बताने हैं अभी, क्योंकि नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है वो और आसान भी बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस किस को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। खेल की श्रेणी में ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और कौन से ईयर में ये दिया गया था, सबसे पहले किसको दिया गया था, ये भी मैंने आपको इससे पहले वाले एडिशन में सबसे पहले ही क्वेश्चन में सब डिस्कस करके बताया था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।